Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. But do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद निशित। नमस्कार, घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331 4444, 2342 1050 और 2331 0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्पर्श, धन्यवाद निशित और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार। The headlines: GST Council meeting ends at Jaisalmer in Rajasthan. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to address the press briefing shortly. Domestic markets register biggest weekly fall in over 2 years. Sensex and Nifty plunge nearly 5%. And India signs $350 million loan agreement with Asian Development Bank to expand manufacturing sector in the country. राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक समाप्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मीडिया को संबोधित करेंगी। घरेलू बाजार में साप्ताहिक स्तर पर पिछले 2 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 5% गिरे। और भारत में देश में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $350 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। And we begin today with the GST meeting which was held at Jaisalmer today. The 55th GST Council meeting has concluded in Jaisalmer in Rajasthan under the chairmanship of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Chief Ministers of Goa, Haryana, Jammu and Kashmir, Meghalaya and Odisha, Deputy Chief Ministers of Arunachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Telangana, and Finance Ministers from the states and union territories participated in the meeting. Several important issues were discussed related to GST and tax slab in the meeting. And before we proceed any further, we have our first caller calling from Delhi, Yogesh. Yogesh, welcome to the show. जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है, दोनों टैक्स को लेकर के हैं। एक तो ये सवाल है कि अगर कोई एम्प्लॉई मान लीजिए साल के 20 लाख रुपए कमा रहा है, पर उसके ऊपर 4 लोग हैं जो डिपेंडेंट भी हैं, तो वो खर्चा उन चारों में डिवाइड हो रहा है, तो वो फिर भी उस पर टैक्स ऐसे किया जाता है कि वो जैसे अकेले उसकी पूरी की इनकम होती है। तो क्या कोई तरीका है कि जैसे बिजनेसमैन अपना एक्सपेंस शो करते हैं कि जॉब वाले एम्प्लॉय भी अपने खर्चों को इस तरीके से डिवाइड करके दिखा पाए? और दूसरा सवाल ये है कि एडवांस टैक्स क्या होता है और इससे क्या फायदे और नुकसान होते हैं? चलिए योगेश, आपने पहले सैलरी का पूछा कि एम्प्लॉय है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कमाने वाला एक,
खर्च करने वाले 4 शायद ये कहने चाह रहे हैं। देखिए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है योगेश, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए दी जाती है कि आप अपना जो खर्च कर रहे हैं, जो आपका निजी खर्च है, नौकरी से संबंधित खर्च है, उसको आप डिडक्ट कर सकें। बाकी ऐसी कोई डिडक्शन जैसे बिजनेस में मिलती है उस टाइप की डिडक्शन नहीं होती है। ये इनकम फ्रॉम सैलरीज का जो हेड होता है उसमें एक मेथोडोलॉजी दी हुई है टैक्स को कैलकुलेट करने की, वो उसी हिसाब से चलता है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन आप उसमें ले सकते हैं। अब तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता होगा जो न्यू रिजीम है टैक्स की, उसमें भी मिलती है। दूसरा आपने पूछा एडवांस टैक्स क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनली टैक्सेशन सिस्टम में जिसको हम कहते हैं पे एज यू अर्न। किसी किसी देश में इसको पे एज यू गो भी बोलते हैं, PAYE PAYG। उसी पर आधारित है कि आप जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे करें। आप जानते होंगे सैलरी वाले तो उनका TDS कट जाता है जब वो नौकरी उनको मिलती है, पर जो बिजनेस से काम करते हैं या सैलरी के अलावा जहां TDS नहीं होता है, उनको फिर अपनी आय स्वयं कैलकुलेट करके, और उसकी कुछ तारीखें दी गई हैं। अप्रैल में जब नया साल शुरू होता है तो उसमें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च ये डेट्स दी गई हैं। इन डेटों को आपको ध्यान में रख के एडवांस टैक्स देना होता है कि आप जैसे जैसे अपने कमाई का एस्टीमेट लगाते जाएं साल का, आप उसको देते जाएं, और उसकी परसेंटेज फिक्स्ड है। उम्मीद ये की जाती है कि जब तक 31 मार्च आता है तो आपका 90% कम से कम टैक्स चले जाना चाहिए, वरना आपसे ब्याज लिया जाता है। एक सेक्शन 234 ABC है, उसके अंतर्गत जो लोग एडवांस टैक्स कम देते हैं या नहीं देते उनके ऊपर ब्याज लगाया जाता है बाद में। तो इसलिए एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न पर है, क्योंकि सरकार पिच कह जाती है जैसे जैसे आप कमा रहे हैं वैसे वैसे दें। उससे सरकार का भी खर्च चलता रहता है। जो इतनी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, डेवलपमेंट वर्क देश में चलता है, उसमें सब में मैं समझता हूं टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ साथ आता रहता है। अगर मान लीजिए सब एक साथ आए तो आप समझ लीजिए कि कैसे सरकार अपना खर्च चलाएगी। तो पे और इसमें तारीफ की बात है, अगर कोई फालतू दे देता है तो उसको अब बड़ा जल्दी रिफंड भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने फालतू पैसे दे दिया उसका पैसा फंस गया, और अगर कम दिया होता है तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करते टाइम उसको ज्यादा देना, बाकी बचा हुआ देना पड़ता है। उम्मीद करता हूं योगेश कि आपको आयकर के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जी, और मुंबई से हमारे साथ हसमुख जुड़ चुके हैं। हसमुख जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। या गुड इवनिंग मार्केट मंत्र जी। कोहली जी नमस्कार। नमस्कार हसमुख जी, बात हो रही है। नमस्कार सर जी, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एज फार एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, या अगर तीनों की तुलना के अंदर, तो भारतवर्ष में जो RBI ने जो भी काम किया है सबको पता है। नाउ आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या हो सकता है और क्या RBI को करना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर? देखिए हसमुख जी, ये सब जानते हैं कि RBI के लिए एक बैलेंस बनाना होता है। आपने खुद भी कहा ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, और रिपो रेट एक टूल होता है उसको बैलेंस को बनाने का, उसको अपसेट करने का, उसको अलाइन करने का। तो जब दोनों के बीच में चॉइस हो, मैं सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए बता देता हूं कि शायद सब लोग ना जानते हो कि अगर ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, इन दो मर्जों के बीच में पहले इलाज करना हो तो पहले इन्फ्लेशन का किया जाता है हमेशा, उसके बाद ग्रोथ को एड्रेस किया जाता है। तो अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा RBI की जो टॉलरेबल लिमिट है उससे थोड़ी सी फालतू आ रही है, तो इसलिए जो है यहाँ पर रिपो रेट आपने देखा होगा कि अभी कट नहीं किया गया। आने वाले साल में अब इन्फ्लेशन अभी जो हाल में आंकड़ा आया वो कहाँ 6.2 से ऊपर आया था, ये घट के अब 5.5 के आसपास आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले, अगर ये ट्रेंड जारी रहा, मानसून की वजह से, कुछ और इलेक्शंस की वजह से, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ ज्यादा आया, मुझे लगता है कि अब आने वाले महीनों में अगर ये आंकड़ा हमें कम आता दिखा तो आप इंटरेस्ट रेट्स को घटता हुआ देखेंगे, जिसको हम रिपो रेट कहते हैं। उससे आपका जो लोन वगैरह आप लेते हैं वो सस्ता हो जाएगा, EMIs कम हो जाएंगी। तो ये एक टूल होता है जिसको रिजर्व बैंक ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है देश में बैलेंस बनाने के लिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में। जी। Our next caller is Pankaj from Noida. Pankaj, welcome to the show. थैंक यू सर। आप दोनों को नमस्कार, और स्पेशली शरद कोहली जी की को नमस्कार। उनका लुक बहुत अच्छा है सर, उन्हें देखा है हमने। नमस्कार पंकज जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। हमारी 2 क्वेश्चन है सर जी। पहला क्वेश्चन हमें टर्म इंश्योरेंस से है सर, कि टर्म इंश्योरेंस हम लेना चाहें तो कहाँ से लें, सरकारी से लें या प्राइवेट लें? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि LIC में हम SIP करना चाह रहे हैं, लेकिन SIP की जो टाइमिंग बता रहे हैं सर, जैसे उन्होंने एक एजेंट ने बताया हमें LIC की SIP में 1 लाख रुपए एक बार में आप डालते हैं, तो आपको 6 साल बाद उन्होंने रिटर्न बोला लगभग 2.5 लाख के करीब रिटर्न बोल रहे हैं देने। जी।
इसके बारे में सर हमें जानना है। तो देखिए, आपका पहला सवाल है टर्म इंश्योरेंस कहाँ से लिया जाए। देखिए, हम यहाँ पर किसी विशेष कंपनी का कोई रिकमेंडेशन तो आपको नहीं देंगे। आपने ये भी पूछा कि निजी क्षेत्र की कंपनी से लिया जाना चाहिए, तो ये फैसला तो आपको स्वयं ही करना होगा। बाकी आपको ये देखना होगा पंकज कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप टर्म इंश्योरेंस चाहते हैं, कितने समय का चाहते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट आप कितना रखना चाहते हैं, प्रीमियम आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्स भी हैं जिनमें आपको कंपैरिजन मिल जाता है। आपको वो आप डालेंगे अपनी रिक्वायरमेंट तो आपको कंपेयर करके बता देंगे कि आप कौन सा इंश्योरेंस किस लिए बेहतर है, आप उसको यूज करें। दूसरा, आपने एलआईसी की एसआईपी की बात करी है। ये एसआईपी नहीं है, इसको एसआईपी की तरीके से मुझे लगता है वो देखने में लगता है। ये जो होता है, देखिए मैं निजी तौर पर अगर मैं बताऊं, मैं ना एलआईसी के ना किसी निजी क्षेत्र की कंपनी के फॉर हूं ना अगेंस्ट हूं, पर मुझे लगता है कि जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो प्योर इंश्योरेंस होना चाहिए, और जब आप निवेश करते हैं तो प्योर निवेश होना चाहिए। जब ये दोनों प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाते हैं तो कहीं पर फिर निवेश के जो रिटर्न आरओआई है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मैं इस प्रोडक्ट में तो नहीं जाता आप जो कह रहे हैं, पर मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं। तो ये एसआईपी इसलिए बोल रहे हैं शायद कि सिस्टमैटिकली हर साल ये ऐसे जाता रहेगा। आप उस पे आप अपने एजेंट या जो भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं, आप उनको बताइए कि इसकी आरओआई क्या है। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं जो पैसा निवेश कर रहा हूं उसमें मुझे इस पे कितना रिटर्न मिलेगा और मुझे इंश्योरेंस कितनी मिलेगी। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन थोड़ा हमें धर्म संकट में डाल देने वाला है, क्योंकि इसका हम निजी कंपनियों को और उनके प्लान्स पे डिस्कस नहीं करते हैं, पर मैंने आपको मापदंड बता दिए, उसके आधार पर पंकज आप निर्णय ले सकते हैं। जी, अब रुख करते हैं कोलकाता का। कोलकाता से हमारे साथ अतानु शाह जुड़े हैं। अतानु जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल सर। गुड इवनिंग सर, am I audible properly? My voice is properly audible? जी, absolutely. सवाल पूछिए। Yes sir. My sir question is, what are the criteria? What are the criteria to be a resilience stock exchange and its performance? Sir, I'm repeating, sir. What are the criteria to be a resilient stock exchange and its performance? My second question, sir, the matter of the government expenditure in a particular area or overall, and sir, our gross domestic production and its co-relationship. What are is there any co-relationship or anything? Thank you, sir. Your first question is, although the question is not very clear, that what is the resilience of a stock exchange. I think maybe you mean by stock exchange, or you mean the stock markets, because stock exchanges they are simply a functional organizations which facilitate and provide you a trading platform. So all stock exchanges are resilient. There is no stock exchange which is registered, which is not. If you are meaning the stock indices, then I think the indices, different indices, they follow different patterns. Right now we are going through a bit of a bearish phase as far as the Indian stock markets are concerned. So your question, Mr. Saha, first question is not clear. Your second question was asking about government expenditure and its relation to GDP. Yes, there is a direct correlation. More the government expenditure, we have seen in the past, the government of India did a project called initiative called National Infrastructure Pipeline, where 100 lakh crores was spent, and there's more being planned. So definitely that provides a boost to the GDP. The more government spends, that is an engine of economy. So the more government spends, the more money reaches in people's hand, the more the liquidity, the economy gets moving. It's one of a very important engine. There are 4 engines of an economy. I'll mention it at some point in future, but this is one of a very strong engines. So government spending has got a direct bearing on the GDP. If government spends, GDP speeds up, GDP catches up, and it also propels private investment from happening, Mr. Saha. Hello, next caller is R.S. Dahiya from Delhi. Mr. Dahiya, welcome. नमस्कार। नमस्कार दाहिया जी, सवाल पूछें अपना। पुलिस जी से मेरे 2 छोटे सवाल हैं जी। फर्स्ट थिंग इज, इन लास्ट 3 सेशन जो मार्केट के गिरने के झटके हैं जी, इनका व्हाट इज द मेन रीजंस? And corollary to that, your technical charts are not able to draw any inference that the market is going to bottom out, or what is the level at which it will further go down. Second is, Kohli ji ने last time मेरे को बोला था that in a falling market, in a bearish market, buy on dips is not the correct strategy. Then what is the correct strategy in the buying in the bearish market?
Mr. Dahiya, your first question was in the last 3 sessions, the market has been falling. What are the reasons for that? I think increased bond yields, dollar index, and of course the commentary made by the Fed recently about that 2025, when we were expecting 3 to 4 rate cuts. And now in the commentary they said there's going to be only 2 rate cuts. So that is one of the main reasons why market is not liking this particular announcement, because it has propelled FII and FPI selling very, very sharply. On the technicals, yes, technicals only work when the charts work when the market is in a normal situation. But when the market goes in a very sharp bearish or bullish phase, sometimes the charts are not able to define. Your second, there was one more question that he had, which was उन्होंने पूछना चाहा था कि जो मार्केट्स जो गिर रहे हैं निरंतर, जी हाँ, उसमें बाय ऑन डिप्स की ये पूछ रहे। तो फॉलिंग मार्केट में बल्कि मार्केट सेल ऑन राइज हो जाती है, बाय ऑन डिप्स नहीं रहती है कि जो लोग उसमें से निकलना चाहते हैं। मार्केट अगर बेरिश फेस में है तो जैसे ही मार्केट हल्की सी ऊपर जाती है तो एकदम से बिकवाली आ जाती है, तो उसको हम फॉलिंग मार्केट में सेल ऑन राइज कहते हैं, राइजिंग मार्केट में बाय ऑन डिप्स कहते हैं। तो अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बेरिश फेस मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसमें ढैया साहब बल्कि उल्टा हो जाएगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा अगर आप निकालना चाहते हैं। पर मैं सलाह सभी श्रोताओं को देना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा इंडल्ज हो जाते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हाथ जलने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ढैया साहब, मेरी आपसे सलाह यह है, आपको और बाकी श्रोताओं को भी, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए और अच्छे प्राइसेस पे शेयर लीजिए, उसको लंबे वक्त के लिए रखिए और देखिए जादू आपको कैसे वो अमीर बनाने में मदद करते हैं। आपने पिछली बार कहा था कि बैठना चाहिए, देखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Next caller is Ratnakar from Mumbai. Ratnakar. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रत्नाकर। हाँ, मेरे तो सवाल है कि एक सवाल ऐसा है कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स है उनमें से 2-3 स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं वो 52 वीक्स हाई हो गए और अभी सैचुरेशन हो गया, अभी वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस मुझे तो कम लगते हैं जी। तो ऐसे हालत में वो बेच के वो पैसा दूसरा 52 वीक्स लो में डालना चाहिए क्या वो ऐसा रखेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा क्या, बोनस देगा क्या? ऐसे इसमें अटकने से वो कैश करके वो दूसरा जो 52 वीक्स लो स्क्रिप्ट में डालना उचित है। रत्नाकर जी, आपका पहला वाला पोर्शन से तो मैं सहमत हूं कि 52 वीक हाई पे पहुंच गया और अगर आपको अच्छा मुनाफा उसमें दिखाई दे रहा है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मुनाफा हो रहा है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, मैं बोलता हूं। तो इसलिए बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब जो आपका दूसरा पार्ट है कि क्या उसको निकाल के 52 वीक लो वाले में लगा देना चाहिए, तो ये सवाल अब बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि वो कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सा सेक्टर है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कितने वक्त के लिए लगा रहे हैं, अमाउंट कितना है। तो दूसरे वाले पे मैं अपनी रिजर्वेशन दिखाऊंगा, मतलब मैं आंख बंद करके ये नहीं बोलूंगा कि आप ये कर दीजिए, पर पहले वाले के लिए मैं आपको जरूर कहूंगा। दूसरे वाले के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहें और जो आपको स्क्रिप्ट्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिख रही हैं उनका आप निरंतर ऑब्जर्व करते रहें, चयन करते रहें, उसमें धीरे धीरे करके आप उसमें लगाते रहें। एकदम से 52 वीक वाले लो चूज कर लें, उसकी शायद मैं पूरी तरह से सहमति आप मेरी नहीं बनती। जी महाराष्ट्र से हमारे अगले कॉलर हैं मुकुंद जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मार्केट मंत्री को, सबको दिल से, और शरद जी को भी दिल से बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मुकुंद जी। मेरे 2 ही सवाल है जी। जैसे एफडी रहती है, 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है जी, वैसा ही पोस्ट में अपन जैसा मंथली इनकम स्कीम हो या सीनियर सिटीजन स्कीम उसे कहलाती है CSS, तो उसको भी वो 5 लाख का बेनिफिट है क्या इंश्योरेंस का, ये पूछने का था। देखिए, बैंकों में DIC-GC का इंश्योरेंस होता है 5 लाख तक की एफडी का, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर पोस्ट ऑफिस एक सॉवरेन इन्वेस्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन मैं कहूंगा सिस्टम है, तो वहां पर वो अप्लाई नहीं करता है, ये आपको बैंकों के लिए ज्यादा अप्लाई करता है। पिछली बार भी मुझे याद है यही सवाल आया था, और बैंकों का जितना भी डिपॉजिट्स होता है वो सारा DIC-GC से इंश्योर्ड होता है। पर मैं इससे भी ऊपर एक बात करना चाहूंगा हमारे दोनों माननीय एंकर्स की इजाजत से, कि हमने भारत में अभी कोई बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक छोड़ दें, हमने किसी बैंक को फेल होते नहीं देखा है, क्योंकि ये फियर और ये डर आता है इससे कि क्या बैंक्स फेल हो जाएंगे, क्या मेरा पैसा डूब जाएगा। आप देखा होगा कुछ समय पहले एक निजी बैंक की खबर आई थी, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतना स्ट्रांग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है यहाँ पर कि वो बैंकों को डूबने नहीं देते और उनका कंप्लायंस भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए आप मुकुंद जी, आप निश्चिंत रहें, पर आप सैद्धांतिक रूप से आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। बिल्कुल बैंक्स पे अप्लाई करता है, पोस्ट
पोस्ट ऑफिस एक सॉवरेन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन सिस्टम है, उसमें ये अप्लाई नहीं करता है। वहां पर आपका पैसा वैसे ही सॉवरेन तरीके से सुरक्षित है। राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रमेश फ्रॉम दिल्ली। रमेश जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे 30 लाख में एक ही बैंक में एफडी में लगे हुए जी, और जैसे आपके द्वारा बताया जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाता है कि इनको डिवाइड करके रखना चाहिए, 5 लाख 6 बैंकों में रख दिया जाए तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कोहली सर से। कोहली सर तो जितना अच्छे तरीके से कस्टमर हमारे कंज्यूमर को इतने अच्छे से डील करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आप शेयर मार्केट में आइए, म्यूचुअल फंड में आइए। आपके आकाशवाणी में एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने तो ये बोल दिया था कि जिसको तैरना नहीं आता वो नहीं आए। क्यों आप लोग इतना अच्छा हमें गाइड करते हैं और वो हमें आने से मना करते हैं? बेटा मेरा शेयर मार्केट में लगाना चाहता है, मैं सीनियर। चलिए रमेश जी, सवाल आपका दुरुस्त है। पहला आपने पूछा कि 30 लाख को स्प्रेड करना चाहिए। जी हाँ, हम सलाह देते हैं दैट नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, के सारा पैसा एक ही जगह नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा, बहुत सारे बैंकों को लेने के फोल्ड में आप इस पैसे को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके रखिए। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में, कुछ पैसा गोल्ड में, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी 2-3 इतने 6 बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है 2-3 बैंक काफी रहेंगे। दूसरा आपने सवाल पूछा कि वेरिंग, देखिए हर एक्सपर्ट की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। किसी एक्सपर्ट का ऐसा मानना होता है, मैं मानता हूं कि एक अच्छी ओपिनियन तभी बनती है जब आप भिन्न भिन्न प्रकार की एडवाइस को अपने अंदर समा लेते हैं और तब आप निर्णय लेते हैं। तो मैं ना अपने को सही कहूंगा ना मैं उनको गलत कहूंगा, सभी एक्सपर्ट्स अपनी अपनी जगह सही हैं। और अगर मैं रेकमेंड करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेके आप आए, वो भी सही है। अगर वो आपको आपका इन्वेस्टिंग प्रोफाइल देख के कहते हैं कि आप अभी इससे दूर रहिए, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। गलत रमेश जी कोई नहीं है। यही तो खूबसूरती है इस कार्यक्रम की कि अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, हर एक की अपनी अलग अलग राय है। और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फायदे में तो श्रोता रहता है कि उसको इतनी तरीके की सलाह मिलती है कि वो अपने अंदर को समा के और एक बहुत ही प्रैग्मेटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन ले सकता है निवेश करने का। जी, सहारनपुर से हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर, मार्केट मंत्र दिन को नमस्कार और आज के एक्सपर्ट शरद सर को भी नमस्कार। नमस्कार विवेक जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले बताया, आज खैर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आज का डे नहीं है, जैसा जैसे शेयर मार्केट काफी डाउन है जी, तो मैं क्या लमसम में कर सकता हूँ सर? और मेरे से 5,000 का सिप है, अलग अलग सिप है जी, तो कितना परसेंटेज मुझे करना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, कितना मैं लमसम में कर सकता हूँ सर? विवेक जी, जो आपका सिप वाला है ना वो बेटर है। और मैं तो सिप को ऐसे बोलता हूँ, गरम गरम मान लीजिए चाय का प्याला सामने आए तो आप अगर एक साथ मुंह में पलट लेंगे तो मुंह जल सकता है, तो उसमें भी सिप सिप करके पीते हैं। आप देखा होगा जब चाय पी जाती है तो ये सिप को मैं ऐसे ही मानता हूँ, ये क्या थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट करके पिए तो चाय का मजा भी और आता है। ठीक ऐसा ही म्यूचुअल फंड में भी है, थोड़ा थोड़ा आप करके करेंगे। लमसम आपने जो बात कही, थोड़ा मैं उसमें अब आपको रोकना चाहूंगा कि लमसम अभी मत करिए, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत वॉलेटाइल है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल गेंद की तरह उछल रही है और एक रेंज में जैसे फंस गई आके। फंस के आप तो उसने टेक्निकल चार्ट्स में हमने 23,800 का एक रेंज था, हमने निकाला हुआ था, जिसको हम डेमा बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, उसको भी तोड़ के वो नीचे निकल गई है। तो मुझे लगता है विवेक जी इस समय सिप ही बेटर रहेगा। ये चाय थोड़ी गर्म ज्यादा हो चुकी है, कहीं मुंह ना जला दे, इसलिए हम आपको सलाह देंगे धीरे धीरे करके इसको रखिए। लमसम में पूरा बड़ा घूंट अभी मत ही लीजिए तो अच्छा है। राइट, नेक्स्ट कॉलर इज विजय फ्रॉम दिल्ली। विजय। हेलो जी विजय, सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मेंटर टीम एंड नमस्कार। एज यूजुअल बिग फैन ऑफ कोहली सर। नमस्कार सर। नमस्कार कोहली सर। सर मेरा क्वेश्चन है, ऑटो सेक्टर में काफी अच्छे काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ है, तो इज इट द राइट टाइम टू गेट इनटू दैट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? विजय जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बिल्कुल यूर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन के ऑटो सेक्टर ने बहुत अपहीवल देखा है, बहुत सारे इन्वेंट्रीज थे अनसोल्ड, और पीछे दिवाली का जब सीजन निकला तो उसमें काफी इन्वेंट्री बिक भी गया है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑटो सेक्टर इज आई थिंक इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशनल फेज, क्योंकि पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम डीजल टू पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक। सो आई थिंक you should put your bets on the companies which are focusing on renewable energy, which is electric. I think those companies
companies will gain a lot of momentum in the times to come. पर अगर आपको valuation, अब ये क्या है कि ये जवाब we can give in specific terms when we name companies, but here because we don't name companies, so you should check the PE, you should check the book value, you should check how much is the electric vehicle share of that company in the market, and when the stock is at attractive valuation, then you enter for a longer term Vijay. That will be the right approach at this point of time. जी, और दिल्ली से के मदान जुड़ चुके हैं। मदान जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। मार्केट मित्र टीम को नमस्कार, कोहली साहब को स्पेसिफिक नमस्कार, बड़ा अच्छी तरह से बताते हैं लोगों को। नमस्कार मदान साहब। हाँ जी, कोहली साहब, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर। मेरी बेटी है कि वो NRI है जी, तो दुबई में रहती है, तो उसकी एक FD है 7 लाख की जो इंडिया में उसको इन्वेस्ट किया हुआ है जी, तो उसमें उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के हिसाब से अराउंड 50,000 पर एनम मिल जाता है। जी जी जी। लेकिन बैंक उसको ऊपर TDS क्यों काटते हैं जबकि इनकम तो है नहीं इतनी? मदान साहब, ये ना बैंक को ये जिम्मेवारी दी गई, अगर बैंक वाले नहीं काटेंगे तो बैंक के जो अफसरान हैं उनको नोटिस मिल जाएगा और ये मैंडेटरी है। पर उसमें मदान साहब ये तो बहुत आसान है आपकी बात का सोल्यूशन। आपकी बिटिया को कुछ नहीं करना, एक यहाँ रिटर्न फाइल करनी है और मैं आपको बिल्कुल पूरे विश्वास से कहता हूँ बहुत जल्दी आजकल रिफंड आता है। तो जुलाई में डेट होती है, फाइल करें और उसका रिफंड ले लें। अगर कट भी जाता है और टैक्सेबल नहीं है नेचुरली वो तो उनको पूरा ही रिफंड हो जाएगा। पर बैंक की ये ड्यूटी है, क्वाज़ाई इनकम टैक्स ऑफिसर बोला जाता है टैक्स डिडक्टर को, कि उसके लिए कंपलसरी है काटना। तो बैंक वालों के हाथ में नहीं है, बैंक वाले चाहे भी नहीं भी चाहे तो भी उनको काटना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। बदान साहब जी, और दिल्ली से सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सतीश जी। My question is whether this insolvency code is a failure because the Committee of Credit takes a haircut of around 70-60%. And where that haircut money goes, who's benefited? And second question is, sir, there is something drastically wrong with the Investor Education Fund. Kindly put my words to the concerned ministry. Thank you, sir. Well, your first question, Satish ji, is about insolvency. Very briefly, Kohli sir. So I would. It's not a haircut. It's what is practical in that situation. That decision is taken, and you've been asking about Investor Education Fund. I think we will again suggest you to keep reaching out to them, and if our voice is being held, I would request people from Investor Education Fund to kindly respond to Satish ji. Is the best we can do at this point of time. पिछले 4 सप्ताह से चल रहा बढ़त का सिलसिला थमा और घरेलू बाजार में साप्ताहिक स्तर पर 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक स्तर पर 5% गिरा और 78,042 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 5% की कमजोरी देखने को मिली और 23,588 पर रहा। And the U.S. markets rallied yesterday after 2 lackluster sessions as a cooler than expected inflation report and comments from the Federal Reserve officials eased worries about the path of interest rates. Dow Jones Industrial Average rose 499 points or 1.2% to 42,841. S&P 500 gained 64 points or 1.1% to 5,931. And the Nasdaq Composite gained 200 points or 1% to 19,573. Prime Minister Narendra Modi touched down in Kuwait City today, commencing a historic 2-day visit. He received a warm welcome at his arrival and was received by Kuwait's first Deputy Prime Minister Sheikh Fahad Yusuf Saud Al Sabah and several other ministers and dignitaries at the airport. In a social media post, Mr. Modi said his visit will strengthen the India-Kuwait friendship across various sectors. And in some of... And we will take another caller, Keshav from Delhi. Keshav, जल्दी से सवाल पूछें अपना। संक्षेप में पूछें। जी संक्षेप में जल्दी से सवाल पूछें। जी, मुझे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की तो नॉलेज नहीं है, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि मैं सीधा डायरेक्ट मार्केट से चांदनी चौक में होलसेल मार्केट है जहाँ सोना किलो 2 किलो जितना ले सकते तो वहाँ सोना डायरेक्ट। जी केशव जी, अब सीधा सोना, इतना सोना तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। थोड़ा सा समय कम है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अगले शो में जरूर जुड़िएगा और आपको हम बहुत विस्तार से जवाब देंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा थोड़ा सोना ले सकते हैं। इतना किलो 2 किलो 1 किलो ऐसे तो मैं इतनी जल्दी में आपको नहीं सलाह दूंगा क्योंकि इसको थोड़ा बैलेंस करके विस्तार से बताना पड़ता है। जी, और अब वक्त है कार्यक्रम को यहीं विराम करने का। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और सभी का सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। Thank you so very much, Sharad ji. And before we close, here is the reminder of the headlines once again.
GST Council meeting ends at Jaisalmer in Rajasthan. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman shared key announcements in the press briefing. Domestic markets register the biggest weekly fall in over 2 years. Sensex and Nifty plunge 5%, and India signs $350 million loan agreement with Asian Development Bank to expand manufacturing sector in the country. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra.